विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा, ऋषिकेश। आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना है आजाद हिंद फौज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जुलाई 1940 में भारत सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके कलकत्ता में बंद कर दिया गया। लेकिन बोस ने सुभाष चंद्र बोस के भूख हड़ताल करने पर 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया। कब? 5 दिसंबर 1940 को। एक पिक्चर बनी है बोस पे, उसको देखना, मेरे ख्याल से अनफॉरगेटेबल हीरो, उसको देखिएगा तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। 5 दिसंबर 1940 को उन्हीं के घर पर उनको नजरबंद कर दिया गया। 18 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अपने घर से एक पठान जियाउद्दीन का वेश में फरार हो गए। जियाउद्दीन पठान के वेश में फरार हो गए। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बहुत उच्च कुल के थे भाई, बहुत एलीट जिनको बोलते हैं, रिच एज वेल एज एजुकेटेड, है ना, शिक्षित परिवार से थे, सभी लोग रिच थे इनके घर में। ठीक है, जियाउद्दीन के वेश में फरार हो गए। भागने के क्रम में बोस सबसे पहले कार द्वारा गोमा गए और वहां से फ्रंटियर मेल द्वारा पेशावर पहुंचे। उसके पश्चात भगत राम तलवार की सहायता से काबुल पहुंचे। भगत राम तलवार का नाम हाईलाइट करना है आपने। किसकी सहायता से? भगत राम तलवार की सहायता से काबुल पहुंचे। काबुल से उन्होंने ऑरलैंडो मोजुंटा नामक एक इटालियन जाली पासपोर्ट की व्यवस्था की और हवाई जहाज द्वारा सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंचे। देखो भाई, जब अफगानिस्तान गए तब जियाउद्दीन पठान के नाम से गए। किसने भेजा, मतलब सहायता किसने की? भगत राम तलवार ने की। कहां पहुंचे? काबुल पहुंचे। काबुल में क्या किया उन्होंने? अपना पासपोर्ट बनाया, एक इटालियन जाली पासपोर्ट, उसमें उनका नाम था ऑरलैंडो मैजोंटा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन चुका है, यूपीपीसीएस वाले बहुत पहले पूछ चुके हैं। इटालियन जाली पासपोर्ट की व्यवस्था की और हवाई जहाज द्वारा सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पहुंचे। मॉस्को से वे 28 मार्च 1941 को बर्लिन पहुंचे। बर्लिन यानी जर्मनी। स्प्री नदी के किनारे है बर्लिन। किस नदी के किनारे? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ स्प्री। बर्लिन में इनका स्वागत हिटलर के प्रमुख सहायक रिबेनट्रॉप ने किया। किसने किया? रिबेनट्रॉप ने किया। यहीं पर सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने नेताजी की उपाधि प्रदान की। क्या कहा हिटलर ने? नेताजी। जैसे कि मुसोलिनी को इल्ड्यूस, हिटलर को डेर फ्यूहरर और फ्रैंको को एल कोडिल्लो की उपाधियां मिली थी। ये उपाधियां याद करनी है आपने। सुभाष चंद्र बोस जी की उपाधि नेताजी है, मुसोलिनी की उपाधि जो है वो इल्ड्यूस है, हिटलर की फ्यूहरर है, और हिटलर की जो आत्मकथा है वो है मीन काम्प, मेरा संघर्ष। कौन सा है? मीन काम्प, मेरा संघर्ष। हिटलर की डेर फ्यूहरर है और फ्रैंको को की क्या है? कोडिल्लो, एल कोडिल्लो। इन सभी का अर्थ नेता ही होता है। बर्लिन में ही हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को बर्लिन रेडियो से ब्रिटिश विरोधी प्रचार करने और जर्मनी में भारतीय युद्धबंदियों से एक आजाद हिंद फौज स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की। यहीं पर इन्होंने आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और जनवरी 1942 तक बोस ने 2 सैनिक दस्ते भी तैयार कर लिए। नेताजी ने इसके बाद रोम और पेरिस में भी स्वतंत्र भारत केंद्र यानी फ्री इंडिया सेंटर, रोम इटली और पेरिस फ्रांस, है ना, स्वतंत्र भारत केंद्र यानी फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किए। इसी समय जापान ने 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर पर कब्जा करके हजारों भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया। इस कारण सिंगापुर बोस की फौज के लिए उपयुक्त था। यही समय था जब दिल्ली बम कांड से भागकर जापान से बसे रास बिहारी बोस जापान में ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। देखो भाई, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो रही थी तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस तो बाहर चले गए, बाकी जो लड़के थे वो पकड़े गए, कईयों को क्या फांसी दे दी गई, कईयों को आजीवन कारावास हुआ, है ना। वो बोस तब से लेके अब तक यहीं पर थे, रास बिहारी बोस। वो यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं की कोशिशों से 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ
जिसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल। इसके लिए 1942 में एक सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित करने का फैसला लिया गया। परिणाम स्वरूप 23 जून 1942 को बैंकॉक में भी भारतीयों का सम्मेलन हुआ। इसमें विभिन्न देशों के 100 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने ही की थी। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निर्णय लिया गया। ठीक है। बैंकॉक सम्मेलन से पूर्व ही भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने 2500 युद्धबंदियों को लेकर आजाद हिंद फौज की एक औपचारिक स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन बनता है, आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। किसके? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। इन्हीं सैनिकों के प्रतिनिधि बैंकॉक सम्मेलन में शामिल हुए थे। बैंकॉक सम्मेलन में ही विधिवत आजाद हिंद फौज को स्थापित किया गया था, लेकिन तमाम कठिनाइयों के कारण यह सेना जल्दी भंग हो गई। फलस्वरूप रास बिहारी बोस ने सेना के पुनर्गठन की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी, जो 13 जून 1943 को टोक्यो और 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई को बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष बने। इसको हाईलाइट करना आपने, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष कब बने? 4 जुलाई 1943 को। यहीं पर नेताजी ने आजाद हिंद फौज द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा की। नेताजी 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रसिद्ध कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और इसके साथ ही यह कहा कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता देवी की मांग है। ठीक है, तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। 25 अगस्त 1943 को नेताजी ने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और इसके प्रमुख बने। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में एक विशाल जनसभा में बोस ने आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। बोस इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष तीनों थे। सुभाष चंद्र बोस क्या आजाद हिंद फौज जो ये क्या बनाया इन्होंने? अस्थायी सरकार बनाई। इसके राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे और सेनाध्यक्ष भी थे। वित्त विभाग AC चटर्जी को दिया गया। प्रचार विभाग SA अय्यर को दिया गया। महिला संगठन जो दिया गया वो लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। बोस और उनके सहयोगियों ने शपथ ली। इसके बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान हुआ। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, चीन, कोरिया, फिलीपींस, मंचुको और आयरलैंड ने मान्यता प्रदान कर दी। किसने? जापान ने, जर्मनी ने, इटली ने, चीन ने, कोरिया ने, फिलीपींस, मंचुको और आयरलैंड। 25 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार की तरफ से ब्रिटेन तथा अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 6 नवंबर 1943 को जापान ने अपने कब्जे वाले 2 भारतीय द्वीप अंडमान निकोबार अस्थायी सरकार को सौंप दिए। 31 दिसंबर 1943 को आजाद हिंद फौज का इन पर कब्जा हो गया और इनका नामकरण शहीद और स्वराज रखा गया। यहां से क्वेश्चन बन चुका है, अंडमान और निकोबार। अंडमान बन गया शहीद और निकोबार बन गया स्वराज। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और ठीक है जी। आजाद हिंद फौज की सेना की कई ब्रिगेडें थी, जैसे महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। महिला टुकड़ी जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी। इसके अलावा सुभाष ब्रिगेड भी थी जिसके सेनापति शाहनवाज खान थे। तो सुभाष ब्रिगेड के सेनापति कौन थे? आंसर शाहनवाज खान। अभी आगे चल के पढ़ेंगे आप। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाहनवाज। सहगल ढिल्लो, सहगल जो थे वो पारसी थे, ढिल्लो जो थे वो सरदार जी थे और शाहनवाज जो था वो मुस्लिम था। ठीक है, तो इसके अलावा सुभाष ब्रिगेड भी थी जिसके सेनापति शाहनवाज खान थे। ये सेना जनवरी 1944 में रंगून पहुंची। इसके बाद 4 फरवरी 1944 को एक टुकड़ी रंगून से अराकान पहुंची। अराकान यानी म्यांमार, अराकान यूमा है ना, जहां मार्च में इसने ब्रिटिश सेना को परास्त किया। 14 अप्रैल 1944 को
मणिपुर के मोरांग स्थान पर भारत का तिरंगा लहराया गया। मोरांग को हाईलाइट करना आपने, मणिपुर के मोरांग तक आजाद हिंद फौज की सेनाएं पहुंच गई थी। मई में आजाद हिंद फौज ने माउडोक में कदम रखा, लेकिन साधनों के अभाव में इस सेना को पीछे हटना पड़ा। फिर भी फौज की एक टुकड़ी जापानी सेना के साथ कोहिमा पहुंच गई, नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंच गई। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी को राष्ट्रपिता कहते हुए उनके नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। सबसे पहले किसने कहा राष्ट्रपिता? आंसर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, रंगून रेडियो स्टेशन से। कहां से? कब का? 6 जुलाई 1944 को। ठीक है। वैसे तो किसी भी राष्ट्र का कोई भी जो नागरिक होगा वो हमेशा पुत्र ही होता है। भारत माता है और हम सभी उनके पुत्र हैं। पर चलो, इस पर डिबेट चलती है कई बार कि राष्ट्रपिता शब्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका विरोध होता है कई बार कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र के क्या होते हैं? पुत्र होते हैं हमेशा। चलो, तो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा, रंगून रेडियो स्टेशन से कहा। परंतु बोस को जापानियों के आश्वासन के बावजूद अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया। अस्तु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की सेनाओं के मात खाने के साथ ही आजाद हिंद फौज को भी पराजय का सामना करना पड़ा। जापान हार गया, गड़बड़ हो गई। पीछे से जो संसाधन थे वो क्या हो गए? आने बंद हो गए, एमुनिशन आना बंद हो गया, रसदानी बंद हो गई। 13 अगस्त 1945 को बोस सिंगापुर पहुंचे। 18 अगस्त 1945 को बोस और हबीबुर रहमान टोक्यो जाने के लिए फॉर्मोसा हवाई अड्डे से विमान पर रवाना हुए, लेकिन विमान उड़ते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद बोस का पता नहीं चला और आज तक रहस्य बना हुआ। कुछ चीजें ऐसी हैं इतिहास में जो अभी तक क्या है? सुलझी नहीं है। उनके लिए कई आयोग बने, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट क्या नहीं हुई, मतलब सहमत नहीं है लोग। बोस की जो दुर्घटना है, कुछ लोग बोलते हैं कि जापान में रेणकोजी जगह है, वहां पर मंदिर में उनकी अस्थियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बोस क्या रहे, जीवित रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी काफी लंबे समय तक। तो ये रहस्य बना हुआ है। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में 5 से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चलाया। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त जो थे वो कर्नल सहगल थे, कर्नल ढिल्लो थे, मेजर शाहनवाज खान थे। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज, लाल किले से आई आवाज। इनके पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने कई साल पहले पूछ लिया ये वाला क्वेश्चन। कौन थे वकीलों के जो हेड थे? तो पहले मैं बताऊं, भूला भाई देसाई थे। कौन थे? लेकिन तेज बहादुर सप्रू भी गए, जवाहरलाल नेहरू भी कुछ दिन गए, अरुणा आसफ अली गई। वैसे इनका नाम अरुणा गांगुली है, लेकिन आसफ अली के साथ विवाह हुआ इसलिए अरुणा आसफ अली बोलते हैं। वैसे क्या है पुराना नाम इनका? अरुणा गांगुली। बंगाली थी ये महिला, अरुणा आसफ अली और के.एन. काटजू। और इन सब के जो लीडर थे वकीलों के, वो कौन थे? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में दलीलें दी, लेकिन इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ कर देना पड़ा। इसकी सहगल, ढिल्लो, शाहनवाज। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाने का यह साहसी प्रयास हमारे स्वाधीनता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसे हम और हमारी अगली पीढ़ियां कभी नहीं भूल पाएंगी। ये अलग बात है कि भूल गए लोग, है ना। कई लोग क्या है, भूल चुके हैं। कृपया इनको पढ़ते रहिए बार बार। तो मैं ये बता दूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं भाई, जैसे पूछेगा आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया, तो कैप्टन मोहन सिंह जी के आया। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आजाद हिंद फौज का गठन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया, तो आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन 30 मार्च 1942 को किया गया। कब किया गया? 30 मार्च 1942 को किया गया। टोक्यो जापान में किया गया। कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल के सहयोग से हुआ। किसके सहयोग से? कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना
कब और कहां और किसके द्वारा की गई? तो 23 जून 1942 को की गई, बैंकॉक में रास बिहारी बोस द्वारा की गई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब, कहां और किसके द्वारा की गई? डेट याद करनी पड़ेगी, 23 जून 1942। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। कहां पर? कहां पर? बैंकॉक में। बैंकॉक कहां पड़ता भाई? थाईलैंड में पड़ता बैंकॉक, है ना। अच्छा जी, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? सिंगापुर में दिया, 5 जुलाई 1943 को। कब दिया? 5 जुलाई 1943 को। तो क्या बोलना पड़ता था? तो एक तरफ से बोलते थे दिल्ली चलो, तो दूसरे बोलते थे चलो दिल्ली, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली। ठीक है जी, चले फिर। क्या देखोगे दिल्ली में जब जाओगे? हाँ जी, नेशनल म्यूजियम देखोगे। आप इतिहास के अगर विद्यार्थी हो तो आपके लिए बेस्ट जगह जो है वो क्या है? नेशनल म्यूजियम। वहां से आप अपना इतिहास खंगालना शुरू करेंगे। उसके बाद आप दिल्ली जितनी बार बसी, जितनी बार उजड़ी, सब देखने जाओगे, है ना। कुतुब मीनार देखने जाओगे सबसे पहले। कुतुब मीनार के बगल में ही आप पहली मस्जिद भारत की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद देखोगे, है ना। फिर राय पिथौरा का किले के जो खंडर हैं वो देखोगे। राय पिथौरा मतलब पृथ्वीराज थर्ड, पृथ्वीराज चौहान के, वो देखोगे। फिर उसके बाद आप कहाँ जाओगे? सीरी फोर्ट जाओगे। आप कहाँ जाओगे? सीरी, अलाउद्दीन खिलजी का देखोगे। फिर कहाँ जाओगे? तुगलकों की दिल्ली देखोगे, तुगलकाबाद देखोगे, है ना। और क्या क्या देखोगे भाई? जीएमएफ गयासुद्दीन तुगलक की दिल्ली देखोगे, मोहम्मद बिन तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक की दिल्ली देखोगे। फिरोज शाह तुगलक की दिल्ली, फिरोज शाह कोटला देखोगे, है ना। और मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी दिल्ली देखोगे? हालांकि तुगलक कालीन सारी इमारतें अधिकतर खंडर हो चुकी हैं। उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, दीवारें बनाई मोटी मोटी, उसके बीच में मिट्टी भर दी, टूट चुकी हैं, अधिकतर खंडर हो चुके हैं। फिर कहाँ जाओगे आप? फिर शेरशाह हुमायूं का देखोगे आप, दीन पना। फिर आप शेरशाह सूरी का पुराना किला देखने जाओगे। कहाँ जाओगे? शेरशाह सूरी का पुराना किला देखने जाओगे। फिर कहाँ जाओगे? और शुरू में अनंगपाल तोमर की दिल्ली नहीं देखोगे जिसने बसाया दिल्ली को, अनंगपाल तोमर की दिल्ली देखोगे। फिर लुटियंस की दिल्ली देखने जाओगे। फिर इंडिया गेट देखने जाओगे। इंडिया गेट में क्या देखोगे? नाम पढ़ोगे आप, वर्ल्ड वॉर में जो हमारे लोग शहीद हुए उनके नाम है, उस पर स्मारक है, वो क्या है? फिर अमर जवान ज्योति जो कि अब शिफ्ट हो चुकी है, वहां जाओगे आप देखने, सल्यूट करोगे उनको, आपके देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण क्या किए, न्यौछावर किए। तो मॉल में नहीं जाना चाहते ही, या पिक्चर हॉल चले गए जी हम। कहाँ जाना है? इतिहास के विषय, अगर आपको वो है इतिहास ढूंढना है आपने दिल्ली में। फिर आप रायसीना हिल्स देखने जाओगे, राष्ट्रपति भवन, है ना। फिर अपनी है अमृत उद्यान देखने जाओगे, मुगल गार्डन जिसको बोलते थे, अमृत उद्यान। फिर अपनी संसद को देखने जाओगे, पुरानी संसद देखना पहले, फिर नई संसद देखना, है ना। और क्या देखोगे दिल्ली में? लाल किला देखने जाओगे। हाँ, लाल किला भी तो जाओगे भाई, शाहजहां का लाल किला, शाहजहानाबाद। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो वहां पे आप किला ए मुबारक देखोगे, जिसको लाल किला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाल पत्थर से बना हुआ, लाल बलुआ पत्थर से, इसलिए लाल किला। और क्या देखोगे? पांडवों के किले नहीं देखोगे? अति प्राचीन हस्तिनापुर। चलो जी, बहुत कुछ है दिल्ली घूमने के लिए। एक दिन में नहीं घूम सकते आप दिल्ली। दिल्ली के लिए आपको कम से कम 10, 15, 20 दिन, 1 महीना चाहिए घूमने के लिए, ठीक है ना। उतना टाइम है नहीं आपके पास। फिलहाल क्या करो, पढ़ो। चलो, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज का गठन कब, कहां और किसके द्वारा किया गया? 30 मार्च 1942 से बता दिया मैंने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा कब और कहां पर की थी? तो भैया डेट याद करनी पड़ती है, मॉडर्न है, यहां पर क्या करना पड़ेगा? डेट याद करनी। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर के कैथे हॉल में, सिंगापुर के कैथे हॉल, 21 अक्टूबर 1943। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। किसने कहा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव और गुरुजी एमएस गोलवलकर। आरएसएस 1925 डॉक्टर हेडगेवार, एमएस गोलवलकर। तो गुरुजी जब बोलेंगे तो एमएस गोलवलकर जी हैं,
और जब आपसे गुरुदेव बोलेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। जब दीन बंधु बोलेंगे तो CF एंड्रयूज है, जब देश बंधु बोलेंगे तो चित्तरंजन दास। बड़ा कंफ्यूजन होता है, दीन बंधु CF एंड्रयूज, देश बंधु चित्तरंजन दास। समझ में आ गया भैया? आजाद हिंद फौज का प्रयाण गीत, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जाए, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। किसने रचना की इसकी? राम सिंह ठाकुर जी ने की। किसने? तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। इस देश में बहुत अच्छे कवि हुए, हालांकि उनको वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। एक कवि प्रदीप सुने होंगे आपने, सुने? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। सुना है? क्या था गाना, बोलो तुम? दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। पूरी लाइन बोलो, मुखड़ा बोलो इसका। कवि प्रदीप ने लिखा, जेल जाना पड़ा है लिखने के लिए। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अब अंग्रेज तो लिख नहीं सकते थे उस जमाने में, अंग्रेज लिखते तो फिर भी अंग्रेजों ने समझ लिया कि ये क्या बोलना चाह रहे। दुनिया वाले यानी हम। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी ने फिर हमको ललकारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। और क्या था? और क्या लिखा उन्होंने? नास्तिक पिक्चर है, उसको देखिए, उसमें सारे गाने कवि प्रदीप ने लिखे हुए। कौन से? कवि प्रदीप को सुना है कभी? वो ऐसे कवि थे, उन्होंने कहा मेरा गाना कोई नहीं गाएगा, मैं ही गाऊंगा खुद। तो इसलिए वो खुद गाते थे उस गाने। जो लिखते थे, उनके लेखन, उनकी जो लेखनी थी, उसमें ऐसा जादू था कि उसको सुन के क्या हो जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। और बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। तो भाई आजाद हिंद फौज का प्रयाण गीत, कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसने की? राम सिंह ठाकुर ने की। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ कब, कहां और किसने किया? तो 1942 में जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। आजाद हिंद रेडियो, इसी से कहा था उन्होंने बाद में, राष्ट्रपिता आप हमें इस पवित्र युद्ध में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है। पहली बार किसने गांधी जी को राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आजाद हिंद फौज पर चले मुकदमे का नेतृत्व वकील की पैरवी किसने की? वकीलों ने पैरवी की थी। भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई, भूलाभाई देसाई थे भाई। और कौन कौन थे वकील? तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू भी गए थे कुछ दिन, और आसफ अली थी, किरण काटजू थे, लेकिन मेन जो थे भूलाभाई देसाई। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रहा है। अगला, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन बने? कैप्टन मोहन सिंह बने। आजाद हिंद फौज का विचार सूत्र कैप्टन मोहन सिंह को किसने दिया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह ने दिया था। बैंकॉक में गदर के सदस्य थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। और एक जापानी मेजर था, उसका नाम था आईवाची फुजीवारा। उसने कहा यार तुम यहाँ कैद में मर जाओगे, क्या करो, सेना का गठन करो और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ो। अभी तुम हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे अंग्रेजों की तरफ से, अब क्या करो, हम तुम्हें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो। ठीक है। सिपाही का काम क्या होता है? लड़ना होता है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन कब और कहां किया गया? तो 4 जुलाई 1943 को ब्रिटिश मलय द्वीप पर किया गया। सिंगापुर उस समय ब्रिटिश मलय द्वीप का अंग था। इसका ब्रिटिश मलय द्वीप का अंग था। आजाद हिंद फौज ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाची फुजीवारा का मानसिक पुत्र था, क्योंकि ये दोनों ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किए थे। मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में आईएनए का गठन किया गया था। इस आर्मी में जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को सम्मिलित किया गया था, किंतु जापानी सैनिकों से अविश्वास बढ़ने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार प्रथम आजाद हिंद फौज का स्वतः विघटन हो गया। भाई जापान भी तो डरे हुए थे जापानी, उन्होंने कहा यार हमने हथियार तो दे दिए इन्हें, कहीं ऐसा ना हो हम पर ही चला दे फिर दोबारा, है ना। तो कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह को बंदी बना लिया गया था, इसलिए प्रथम आजाद हिंद फौज का स्वतः विघटन हो गया था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए का पुनर्गठन किया गया फिर 4 जुलाई 1943 को मलय द्वीप सिंगापुर में। यह नेतृत्व रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को दिया। किसको दिया? सुभाष बाबू को या सुभाष चंद्र बोस को दिया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से बर्लिन में
द फ्री इंडिया सेंटर का गठन 2 नवंबर 1941 को किया था। उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके सुभाष चंद्र बोस ने 10,000 सैनिकों का दल गठित करके उसे द फ्री इंडियन लीजन संज्ञा प्रदान की थी। द फ्री इंडियन लीजन कहां से पकड़े गए थे ये? रोमेल, उत्तरी अफ्रीका से। कहां से? जो सिपाही थे तो उन 10,000 सिपाहियों को सैनिकों का दल गठित करके द फ्री इंडियन लीजन संज्ञा प्रदान की। 1938 में हरिपुरा, जो कि गुजरात में पड़ता है, हरिपुरा में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने सुभाष बाबू को देशभक्तों का देशभक्त उपाधि प्रदान की थी। क्या की थी? देशभक्तों का भी देशभक्त। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में जवाहरलाल नेहरू भारत में नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने 5 से 11 नवंबर 1945 तक दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इनमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान को फांसी की सजा और राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड रोपित किया गया था। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाओ समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। इतना समझ में आया? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? अगस्त क्रांति। क्या पढ़ेंगे भाई? अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति, अगस्त रिवोल्ट 1942, भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं इसको। प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ? 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में। वर्धा याद करना पड़ेगा भाई, वर्धा नदी भी है, वर्धा जगह भी है, वर्धा सम्मेलन, वर्धा एक शिक्षा सम्मेलन भी है। क्या है? तो कांग्रेस के वर्धा महाराष्ट्र अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई, अर्थात भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पर पास हुआ? बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक भी याद करना, क्वेश्चन बना हुआ है ना। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे। और तो प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 14 जुलाई 1942 को। प्रस्ताव कब पारित हुआ? 8 अगस्त 1942 को। प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो, डू और डाई। किसने दिया? गांधी जी के द्वारा दिया। गिरफ्तारी किस किस की हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद की हुई। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, ये सब कहां थे? आगा खां पैलेस में थे। कहां थे? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी हुई यहां पर। किसकी? कस्तूरबा। बा मतलब माँ होता है, तो कस्तूरबा क्यों बोलते थे अपनी वाइफ को? महात्मा गांधी की वाइफ थी कस्तूर, है ना। बा क्यों बोलते हैं? बा तो माँ को बोलते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ पढ़ना, वहां पर बताएंगे वो क्यों बोलते हैं। ठीक है। पिता जब अंतिम सैया पर थे, प्राण जा रहे थे, तो गांधी जी अपने पिताजी का साथ छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए, और तब तक खबर आई कि पिताजी क्या स्वर्गीय हो गए। तो गांधी जी को बड़ा झटका लगा इस चीज को, अपनी किताब में लिखते हैं, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा एक दिक्कत ये है कि गांधी जी दोष किसको दे रहे हैं? कस्तूरबा को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? तो गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई। महादेव देसाई इनके सचिव हैं। किसके? महात्मा गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, जो कि गुजराती भाषा थी, गुजराती भाषा में थी, उसको इंग्लिश में लिखने वाले कौन थे? ट्रांसलेशन करने वाले भी महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। कौन थे? महादेव देसाई। महादेव देसाई, सरोजनी नायडू भी इन्हीं। भारत कोकिला नाम सुना है? कभी इनका वीडियो देखना, इनकी इंग्लिश देखना।
और तब पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश और इनकी इंग्लिश में कितना जमीन आसमान का अंतर है। ब्रिटिश इंग्लिश बोलती हैं और यूएनओ में भी बोलती हैं, वहां पर बोलती हैं, और परिधान बिल्कुल सिंपल, सिंपल लिविंग एंड आई थिंकिंग। ठीक है, ये आगा खां पैलेस में थे। कहाँ थे भाई? आगा खां पैलेस में कस्तूरबा की मृत्यु हुई। मेरे ख्याल से बाद में महादेव देसाई की भी मृत्यु हुई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य जेबी कृपलानी, ये अहमदनगर जेल में थे। कहाँ थे? अहमदनगर, गोलकुंडा अहमदनगर जेल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पटना जेल में थे, बांकीपुर। जयप्रकाश नारायण ये हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे, और हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवारों को कूद कर ही ये बाहर फरार हुए। कौन? जयप्रकाश नारायण। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वाई सोशलिज्म लिखा, जिन्होंने प्रिजन डायरी लिखी। क्या लिखी? समाजवाद क्यों और प्रिजन डायरी। और इन्होंने क्या किया कि बाद में इन्होंने अंडरग्राउंड होकर भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। किसने? जेपी ने। आगे चल के जेपी मूवमेंट भी चलता है जयप्रकाश का। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन 0R के तहत की गई थी गिरफ्तारियां। सारे नेता कहां? जेल में। तो इसलिए इसको नेतृत्वहीन आंदोलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कभी कभी शब्द, आप बोलते ना कि शब्द क्या चीज होती है, तो शब्द वो चीज होती है। 2-3 उदाहरण देता हूं मैं। गांधी जी तो बोल के जेल में चले गए। चले गए क्या मतलब? जेल में रख दिए गए। क्या कहा उन्होंने? डू और डाई। बस जनता ने वो मंत्र जपते रहे और अपना काम करते रहे। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अमेरिका में एक इलेक्शन हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत चलता था वहां पर। ब्लैक एंड व्हाइट चलता है अभी भी। वहां पर बराक हुसैन ओबामा, उन्होंने एक नारा दिया, यू कैन, यस वी कैन। क्या कहा? पूरी भीड़ ने, अमेरिका ने, यस वी कैन। और एक दिन बराक हुसैन ओबामा, पहले मेरे ख्याल से ब्लैक क्या बने? राष्ट्रपति बने। यस वी कैन। क्या? हाँ हम कर सकते हैं। मन में अगर आपके तैयारी के दौरान ये है कि आप नहीं कर सकते, तो इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। अगर आप तैयारी के दौरान ये सोचते हो कि हम क्रैक करेंगे, क्रैक करोगे। और अगर तैयारी के दौरान अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि होना तो है नहीं, पर चलो पढ़ लेते हैं और कुछ काम तो है नहीं, तो फिर नहीं होना है। कब होगा? यस वी कैन, यस वी कैन। चलो जी। तो ये इसलिए नेतृत्वहीन आंदोलन भी बोलते हैं। सारे नेता जेल में, एक आध जो जेल की दीवार कूदकर, जैसे जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल, सेंट्रल जेल को दीवार, इतनी ऊंची दीवार को कूदकर फरार हुए। सोचो ना, जेल की दीवारें छोटी मोटी थोड़े होती थी। हजारीबाग सेंट्रल जेल, वो भी उसकी दीवारों को कूदकर फिर क्या भूमिगत हुए अंडरग्राउंड। फिर वहां से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। कहीं से कोई कांग्रेस रेडियो चला रहा है, वहां से योजनाएं बन रही है। बहुत काम हुए इस देश में भाई। पर जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्य पीछे रह जाएंगे। नाम होगा राम का, बाकी बंदर कहलाएंगे। बाकी क्या कहलाएंगे? आप बोलते ना, सेतु किसने बांधा? भगवान राम ने। और वो बंदर जो पत्थर डाल रहे थे, तो इसलिए बोला गया कि जो पुल बनाएंगे वो अनिवार्य पीछे रह जाएंगे। नाम होगा राम का, बाकी बंदर कहलाएंगे। चलो, ऐसा इतिहास में भी हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा आयोजित आंदोलन था, किंतु न चाहते हुए भी यह आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीति ने इसे हिंसात्मक मोड़ प्रदान किया। फलतः भारतीय जनता के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चरम आक्रोश का प्रतीक हो गया। भारत अब पूर्ण स्वतंत्र से कम कुछ नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का बड़ा भारी आघात था। और यह भी ध्यान रखना कि ये जो विभाजन किया इन्होंने, भारत पाकिस्तान बनाया, ये पूर्व योजना थी ब्रिटिशर्स की। उनको पता चल गया था कि हमने अब एक दिन जाना पड़ेगा। पहले तो रेल लाइन बिछा रहे थे, सबसे ज्यादा रेल लाइन कर्जन ने बिछाई, है ना। तब तक नहीं था इनके दिमाग में, तब तक ये था कि अब तो हमेशा के लिए हम क्या रहेंगे, यहीं रहेंगे। लेकिन आगे चलकर इनकी समझ में आने लगा। बाउंड्री कमीशन बनाए गए, किस चीज के लिए? विभाजन के लिए। रेडक्लिफ बोलता है कि भाई मुझे नियुक्त क्यों किया जब नक्शा तुमने पहले से बना रखा। ये नक्शा किसने बनाया? तो पता चला कि कंजर्वेटिव सरकार के प्रधानमंत्री पहले बना चुका है कि ये पाकिस्तान होगा, यहाँ बांग्लादेश होगा, या ईस्टर्न पाकिस्तान होगा, या बीच में भारत होगा, है ना। इसकी पहुंच हम एनर्जी तक नहीं जाने देंगे, ईरान तक इसके संबंध बिगाड़ के रखेंगे हमेशा संबंध। और वो हो रहा है आज भी।
पाकिस्तान भारत के बीच में क्या है? क्या है? मनभेद हैं, मतभेद भी हैं, मनभेद भी हैं, सारे भेद हैं। और जब तक कोई बड़ी क्या नहीं हो जाती, कुछ बड़ा नहीं हो जाता, तब तक ये चलते रहे। ये एक ऐसा शत्रु बिठा दिया बीच बगल में कि जो क्या करेगा, समस्या पैदा करता रहेगा। ठीक है। और पाकिस्तान से खतरा नहीं है हमें, चीन से खतरा ज्यादा। किससे? चीन बड़ा शत्रु है हमारा, और शत्रुता पता नहीं किस चीज की है। अच्छे खासे संबंध थे हमारे चीन के साथ, व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, लेकिन एंशंट का हमारे संबंध अलग हैं, वर्तमान के संबंध अलग हैं। यानी दादा परदादाओं के समय के जो संबंध थे वो अलग थे, और अभी के संबंध क्या है? खराब है। देखना पड़ेगा एक बार फिर विदेश नीति, है ना, क्या चेंज हो सकता है। वैसे विदेश नीति चेंज नहीं होती है, बट मैंने कहा नहीं कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती व्यक्तियों की कि वो चेंज नहीं कर सकते आप। कुछ प्रवृत्तियां ऐसे होती हैं, जैसे कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे कितना भी मार लो, कूट लो, कुछ भी कर लो, उसकी प्रवृत्ति है क्या करने की? अपराध करने की, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा आयोजित आंदोलन था, किंतु ना चाहते हुए भी ये आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन बन गया। ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी नीति ने इसे हिंसात्मक मोड़ प्रदान किया। फलतः यह भारतीय जनता के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध चरम आक्रोश का प्रतीक था। भारत अब पूर्ण स्वतंत्र से कम कुछ नहीं चाहता था। अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बड़ा आघात था। क्रिप्स सुने हैं? स्टेफर्ड क्रिप्स का नाम। क्रिप्स के वापस जाने के बाद भारतीयों को बड़ी निराशा हुई। युद्ध की परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थी। जापान ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और वह भारत की ओर बढ़ रहा था। 10 मई 1942 को हरिजन में गांधी जी ने लिखा कि भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण है। उनके जाने से यह लोभ समाप्त हो जाएगा। किसने कहा? महात्मा गांधी का पेपर था हरिजन, उसमें लिखा उन्होंने 10 मई 1942 को। 14 जुलाई को वर्धा प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया। जनता में दिन प्रतिदिन यह भावना जोर पकड़ती जा रही थी कि कांग्रेस शीघ्र ही किसी न किसी रूप में जन आंदोलन आरंभ करेगी। 1 अगस्त को ही तिलक दिवस पर, तिलक दिवस कब मनाया जाता था? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को तिलक दिवस पर इलाहाबाद प्रयागराज में बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार के साथ का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। दोधारी तलवार मतलब जिसके दोनों तरफ क्या होती है? धार होती है। तो हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। इसी सब ये किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कहां पर कहा? प्रयागराज, इलाहाबाद में कहा। 1 अगस्त को कहा इन्होंने, और तिलक दिवस के अवसर पर, क्योंकि तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त को 1900। अरे भाई, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई थी। तिलक दिवस, अरे फिर वही असहयोग आंदोलन कब का है? हाँ, तो 1 अगस्त 1920। हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती। जेल नेहरू। राजेंद्र बाबू ने अपने एक भाषण में जनता को सचेत करते हुए कहा कि हमें इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बंबई में भाषण करते हुए सरदार पटेल ने कहा, इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का है, किंतु बहुत ही भयानक होगा। किंतु नेताओं के इस प्रकार के भाषणों ने आने वाले भयानक संघर्ष की पृष्ठभूमि की पुष्टि कर दी। इस समय राजगोपालाचारी ने गांधी जी को एक पत्र लिखते हुए इस बात पर परामर्श किया कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग की पाकिस्तान संबंधी मांग एक अनिवार्य बुराई के रूप में स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसी समय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस को संघर्ष न छेड़ने की सलाह दी। जनता के व्यापक असंतोष को देखते हुए 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने बंबई के ऐतिहासिक अधिवेशन में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसी दिन 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने अधोलिखित विचार प्रस्तुत किए। नंबर 1, सरकारी कर्मचारियां नौकरी छोड़ दें। सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। पता था यार, दाल रोटी तो नौकरी से ही आएगी। तो सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। दूसरा कहा उन्होंने,
सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर। तीसरा, छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आजादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। चौथा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे तथा राजाओं के नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ दें। 9 अगस्त को प्रातःकालीन महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस कार्य कमेटी के सब सदस्यों को गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया। नेताओं की अनुपस्थिति में जनता ने सरकार की चुनौती का डटकर उत्तर दिया। सरकार ने भी आंदोलन का दमन करने के लिए दमनात्मक नीति का अनुसरण किया। प्रदर्शन तथा सभाओं को लाठियां चलाकर भंग किया गया। स्थान स्थान पर पुलिस तथा सेना ने गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों निर्दोष व्यक्ति मारे गए। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया कांग्रेस को। जनता भी क्रोधाग्नि से पागल हो उठी और उसने भी हिंसात्मक कार्य प्रारंभ कर दिए। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया और सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारी दी, पुल उड़ा दिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी, तार टेलीफोन की लाइनें काट दी। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने हड़ताल कर दी। छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए। उन्होंने गैरकानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटने लगे और भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेश वाहक का कार्य किया। अहमदाबाद, बंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। भूमिगत गतिविधियां क्या हुई? भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतः समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी, क्रांतिकारी आतंकवाद के हाथों में रहा। बंबई, पूना, सतारा, बड़ौदा और गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अरुणा गांगुली, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पौराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचिता कृपलानी तथा आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से। अंडरग्राउंड होकर जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया वो कौन थे? राम मनोहर लोहिया। इनके नाम से हॉस्पिटल है दिल्ली में, सुना होगा आपने, राम मनोहर लोहिया। जयप्रकाश नारायण। तीसरी थी अरुणा गांगुली, अरुणा आसफ अली। उषा मेहता, कांग्रेस रेडियो में नाम आता है इनका। बीजू पटनायक, कहाँ के? उड़ीसा के। छोटू भाई पौराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, आरपी गोयनका, ये भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से थे। बंबई तथा नासिक में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और वीएम खाकर ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन। तीनों नाम हाईलाइट कीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहां से। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और वीएम खाकर, भूमिगत कांग्रेस रेडियो। पता ही नहीं चला कि कहां से चल रहा है रेडियो। बाद में अंग्रेजों ने फ्रीक्वेंसी पकड़कर उस पर भी छापा मारा था, उसको भी बंद कराया। इसको कांग्रेस रेडियो को। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों का व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य यह होता था कि सरकारी भवनों, संचार, यातायात के माध्यमों, अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाएं तथा जो व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या सरकार के लिए जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके बाद पढ़ेंगे भाई हम समानांतर सरकार है, उसको अलग से टॉपिक में मैं कवर करूंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं वहां से, तो इसका टॉपिक अलग हो।